गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। रात को वीडियो बना रहा हूँ, देखता हूँ कैसा बनता है, कितनी क्लियरिटी आती है इसमें से। तो एम्फीबिया चल रहा था। एम्फीबिया में छोटी मोटी बात वो रह गई है। एक एनिमल रह गया था एम्फीबिया का, ट्राइट्यूरस। एम्फीबिया में एक एनिमल आता है ट्राइट्यूरस। ट्राइच्यूरस बोल दो या ट्राइट्यूरस बोल दो। जो ये हिमालय में मिलता है, इसलिए इसको हिमालयन न्यूट भी बोलते हैं। न्यूट, हिमालय न्यूट बोलते हैं इनको। जो हिमालय में मिलते हैं, जो इंडिया में और जगह में मिलता है। जो इंडिया में और कहाँ मिलते हैं, ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड में मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में? हम बोलेंगे मणिपुर, मणिपुर और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। नॉर्थ ईस्टर्न साइड में मिलते हैं ट्राइट्यूरस जो है। तो हमारे हरियाणा में कभी देखा नहीं गई ट्राइट्यूरस। हमने जो एम्फीबिया है मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, सिक्किम, सारे उसी साइड में है, आसाम साइड में है। जो वहां मिलता है एक ट्राइट्यूरस एनिमल। जो इसकी खास बात यह है कि ये नक्चरनल होता है और कार्निवोरस होता है। रात को एक्टिव होता है नक्चरनल। कभी ट्राइट्यूरस कहीं आसाम साइड में जाएंगे, मेघालय साइड में जब देखेंगे कि रात के टाइम में अलग से दिखेगा और जानवरों को खाता हुआ मिलेगा, तो कार्निवोरस है। इसमें रीजनरेशन पावर ज्यादा होती है। रीजनरेशन पावर मोर। इसके लिम्ब कट जाए तो दोबारा आ जाते हैं। जो लिम्स में रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। आंख के लेंस में रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। तो रीजनरेशन पावर होती है इनमें। जो है अगर लेग कट जाएगा दोबारा आ जाएगा, जो लिम्स कट जाएगा दोबारा आ जाएगा। और पैरोटिड ग्लैंड भी होती है। जो पैरोटिड ग्लैंड मेंढक में तो नहीं होती है, टोड में मिलती है पैरोटिड ग्लैंड। जो तो वही पैरोटिड ग्लैंड जो टोड में मिलती है वो ट्राइट्यूरस में भी मिलती है। और ये हाइबरनेशन भी करता है। जिस तरह से लिजार्ड सर्दियों में नहीं दिखती क्योंकि वो हाइबरनेशन कर लेती है, विंटर में इनएक्टिव होना है। तो सर्दियों में कोई ऑर्गेनिज्म नॉर्मल एरिया छोड़ के चला जाए और ऐसे एरिया में रहने लग जाए जहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन नॉर्मल है, तो इसको हाइबरनेशन बोलते हैं। इनएक्टिव हो जाता है ऑर्गेनिज्म, अपनी नॉर्मल जगह को छोड़ के चला जाता है। तो हम बोलेंगे नॉर्मल जगह को कोई ऑर्गेनिज्म छोड़ के जाए और इनएक्टिव हो जाए, विंटर में ऐसा हो तो हाइबरनेशन है, गर्मियों में एस्टिवेशन है। एस्टिवेशन तो लंगफिश शो कर रही थी, अमेरिकन और अफ्रीकन। मेंढक का हाइबरनेशन एस्टिवेशन दोनों शो करता है मेंढक। जो उसी तरह ये न्यूट भी हाइबरनेशन शो कर देती है। जो न्यूट भी, ट्राइट्यूरस भी हाइबरनेशन शो करता है। ठीक है। एक डाटा है जो प्रोटियस एम्फीबिया है। एक एम्फीबिया है प्रोटियस, उसमें 3 डिजिट 3 उंगलियां होती है फोर लिम्स के अंदर और 2 उंगलियां होती है इन हाइंड लिम्स। आगे वाले पैर में 3 उंगलियां होती है प्रोटियस में, पीछे वाले पैर में 2 उंगलियां होती है। और आगे वाले बड़े होते हैं। 4 लिम्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं। 4 लिम्स आर लॉन्गर देन हाइंड लिम्स। आगे वाले पैर जो होते हैं वो बड़े होते हैं, पीछे वाले छोटे होते हैं प्रोटियस की। सलामेंडर की अगर मैं बात करूं, ये कुछ डाटा थे जो रह गए थे एम्फीबिया के अंदर। जो सलामेंडर में मेंढक की तरह से पैर होते हैं। जो कैसे? आगे वाले पैर में 4 उंगलियां, 4 लिम्स आगे गए, हाइंड लिम्स पीछे के। आगे के पैरों को फोर लिम्ब बोलते हैं, पीछे के पैरों को हाइंड लिम्स बोलते हैं।
इसमें 4 उंगलियां हैं आगे वाले पैर में, पीछे वाले पैर में 5 उंगलियां हैं। आगे वाले पैर में 4 उंगलियां हैं फोर सैलमेंडर में, और पीछे वाले में 5 उंगलियां हैं। ऐसा ही मेंढक के अंदर होता है। चलो ये छोटी मोटी चीज बच गई थी अभी वजह से। अब मैं रेप्टाइल स्टार्ट कर रहा हूँ जो ना, रेप्टाइल ले रहा हूँ मुझे। तो रेप्टाइल के एग्जांपल बताओ क्या क्या आता है रेप्टाइल से। लिजार्ड, छिपकली, सांप, स्नेक्स, टर्टल, कछुए, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, डायनासोर। ये फेमस जानवर है जो रेप्टाइल में आते हैं। छिपकली, सांप, कछुए, मगरमच्छ, डायनासोर, ये सब रेप्टाइल है। इनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं रेप्टाइल में, इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इनके, जो है इनके सब के बारे में पढ़ेंगे हम जो। तो रेप्टाइल्स को बोलते हैं क्रीपिंग और क्राउलिंग ऑर्गेनिज्म। क्रीप करने और रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म। क्रीप मतलब रेंगना, क्रीप या क्राल मतलब रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म। सांप तो क्रीप क्राल करता है जो, लेकिन सारे रेप्टाइल क्रीप या क्राल नहीं करते, रेंगते नहीं है जो, फिर भी इन सबको रेप्टाइल बोलते हैं। क्योंकि कभी भी क्लासिफिकेशन एक कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग नहीं होता। जो पढ़ा होगा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन में भोजला कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, फिर किसी ग्रुप में रखते हैं किसी एनिमल को। जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग एक कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुप में नहीं रखेंगे, उसके भोजला कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होने चाहिए, फिर उसको उस ग्रुप में रखेंगे जो। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं हमारे ग्रुप में। रेप्टाइल्स के जो स्टार्ट करते हैं। पहले मोनोकोटाइलिक स्कल। रेप्टाइल और बर्ड्स इन दोनों में मोनोकोटाइलिक स्कल होती है। किसको बोलते हैं मोनोकोटाइलिक स्कल? स्कल मतलब सिर के अंदर जितनी भी बोन होती है उनको स्कल बोलते हैं। उसमें एक उभार हो, सिर में ये सारी बोन स्कल है, नीचे की तरफ एक उभार हो, एक कॉन्डोइल हो, तो उसको मोनोकोटाइलिक स्कल बोलते हैं। तो रेप्टाइल्स में मोनोकोटाइलिक स्कल होती है जो। चलो मान लिया मोनोकोटाइलिक स्कल होगी जो। रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? रेस्पिरेशन में मतलब पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं जो, लंग्स से। सब में लंग्स होते हैं, चाहे मगरमच्छ और कछुआ पानी में है लेकिन लंग्स होते हैं। डायनासोर पहले होते थे, अब तो आज नहीं मिलते, खत्म हो गए। सांप, छिपकली, सब में लिजार्ड, वाल लिजार्ड की बात, छिपकली की बात कर रहा हूं, स्नेक, सभी के अंदर लिजार्ड, स्नेक, टर्टल, क्रोकोडाइल, डायनासोर, सभी के अंदर लंग्स होते हैं जो सांस लेने के लिए। तुम बोलोगे डायफ्राम तो नहीं होता? डायफ्राम तो सिर्फ कहां होता है? क्रोकोडाइल में होता है। हमारे अंदर तो देखो सांस कैसे लेते हैं हमारे, थोड़ा बताऊं मैं, 10th में पढ़ा होगा ना, 10th में पढ़ा होगा, 10th में ये पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में ऊपर लंग्स होते हैं, नीचे डायफ्राम होता है। जब डायफ्राम लंग्स को नीचे खींचेगा तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है और अपने आप प्रेशर घट जाता है और हवा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर में चली जाती है। जब डायफ्राम नॉर्मल हो जाता है तो हवा बाहर आ जाती है। ऐसा होता है, डायफ्राम का रोल होता है सांस लेने में। लेकिन हमारे अंदर रिब्स का भी रोल होता है सांस लेने में। देखो कैसे, सांस लूं मैं रिब्स से, मेरे अब क्या हुआ, मेरे अंदर रिब्स यूं फैली है। जब रिब्स होती हैं लंग्स को यूं फैला देती है, जो हवा अंदर तब जाते है। रिब्स जब लंग्स को यूं फैलाएगी तो हवा अंदर चली जाएगी। रिब्स को जब लंग्स को रिब्स यूं फैलाएगी तो हवा अंदर जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर घट जाएगा और हवा अंदर चली जाएगी। और जब रिब्स वापस आएंगी वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, हवा बाहर आ जाएगी। तो ब्रीथिंग में हमारी बॉडी में रिब्स और डायफ्राम दोनों का रोल है। हमारी बॉडी में रिब्स भी सांस लेने में हेल्प करती है
और डायफ्राम भी सांस लेने में हेल्प करते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ रिब्स होती है। रेप्टाइल सांस कैसे लेती है? रिब्स की हेल्प से लेती है। जो रिब्स लंग्स को फैलाएगी, हवा अंदर जाएगी। रिब्स जब लंग्स को नैरो कर देगी तो प्रेशर, रिब्स जब लंग्स को बाहर करेगी तो हवा अंदर जाएगी, जब रिब्स लंग्स को नॉर्मल करेगी तो हवा बाहर आ जाएगी। तो रिब्स जो होती है वो सांस लेने में हेल्प कर रही है। लंग्स तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, लंग्स से रेस्पिरेशन हो रहा है। रिब्स हवा को अंदर लेने में या बाहर करने में हेल्प कर रही है, बस इतना याद रखना। हवा लंग्स में जाएगी या बाहर आएगी, रिब्स हेल्प कर रही है। रिब्स जब लंग्स को फैला देगी तो हवा अंदर चली जाएगी, रिब्स लंग्स को दबा देगी तो हवा बाहर आ जाएगी। तो ऐसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। लेकिन टर्टल के अंदर जो समुद्र का कछुआ होता है, सी का कछुआ जो होता है, सी का कछुआ होता है, तो टर्टल बोलते हैं। सी के कछुए को टर्टल बोलते हैं और इसमें क्लोकल रेस्पिरेशन होता है। कोशिश करूंगा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्लोकल रेस्पिरेशन को ढंग से डिटेल में पढ़ने की, जो है कैसे होता है क्लोकल रेस्पिरेशन। तो क्लोका सांस लेने में हेल्प करता है टर्टल के अंदर, क्लोकल रेस्पिरेशन होता है। नॉर्मली सभी में पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। ब्रेंकियल रेस्पिरेशन खत्म हो गया है। जो फ्रॉग के अंदर लार्वल स्टेज में गिल्स मिली थी, अडल्ट में नहीं थी जो फ्रॉग में। लेकिन कुछ एम्फीबिया हमने देखा जिसमें गिल्स बॉडी के बाहर थी, एक्सटर्नल गिल्स थी। नक्चुरस वगैरह में जो है, सायरन वगैरह में गिल्स बॉडी के बाहर थी जो, तो वो सांस लेने में हेल्प कर रही थी। तो एम्फीबिया में गिल्स थी जो है, अडल्ट में भी थी, फ्रॉग में लार्वा में थी, फिश में गिल्स थी। लेकिन रेप्टाइल्स में यहाँ गिल्स खत्म हो गई, रेस्पिरेशन था ही। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन खत्म हो गए। जो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन खत्म हो गई, कोई लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन नहीं है, क्योंकि एयर में है। पानी में जो एनिमल रहेगा उसको लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी। जो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन वाटर के अंदर जो एनिमल होते हैं उनको जरूरत होती है। ये लैंड के एनिमल है रेप्टाइल्स, इनको चाहे क्रोकोडाइल पानी में रहता है फिर भी लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन नहीं है। जो ये खत्म हो गए यहाँ पे। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करूं तो फ्लो सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो हार्ट है तो इनकम्प्लीट फोर चैम्बर। हार्ट इज इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर। हार्ट इनकम्प्लीट फोर चैम्बर है, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा होगा हार्ट इज थ्री चैम्बर मोस्टली। रेप्टाइल में फोर चैम्बर हार्ट भी है। रेप्टाइल में फोर चैम्बर हार्ट भी है। रेप्टाइल में जो है, रेप्टाइल में फोर चैम्बर हार्ट भी है। वो कहां है? क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल। तीन टाइप के मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल। तीनों में डिफरेंस बात कर रहा हूं मुझे। इनका हार्ट फोर चैम्बर होता है। मगरमच्छ में तीन एक्सेप्शन आती है। मैमल के, मगरमच्छ के पास तीन कैरेक्टरिस्टिक मैमल के, गौर से सुना क्या क्या। मैमल के अंदर थिकोडोंटीड होते हैं। रेप्टाइल में कभी भी थिकोडोंटीड नहीं होते, मगरमच्छ में थिकोडोंटीड होते हैं। मगरमच्छ के पास मैमल का कैरेक्टरिस्टिक है थिकोडोंटीड। मैमल में थिकोडोंटीड होते हैं, इसमें सॉरी क्रोकोडाइल में थिकोडोंटीड होते हैं मैमल की तरह से। क्रोकोडाइल में थिकोडोंटीड होते हैं मैमल की तरह से। डायाफ्राम चाहे इनकम्प्लीटली डेवलप है मगरमच्छ में, लेकिन क्रोकोडाइल में डायाफ्राम है मैमल की तरह से। और ये कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ क्रोकोडाइल के अंदर है, दूसरी रेप्टाइल में नहीं है। फोर चैम्बर हार्ट मगरमच्छ में। तीन कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से जो क्रोकोडाइल में मैमल के हैं? फोर चैम्बर हार्ट, थिकोडोंटीड, डायाफ्राम। ये कैरेक्टरिस्टिक इनके अंदर है और किसी रेप्टाइल में नहीं है। सिर्फ क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल, तीन मगरमच्छ है, इनके अंदर होते हैं। तीनों मगरमच्छ में डिफरेंस बात बता रहा हूं। अच्छा, हार्ट की चैम्बर होगी ये तो। अच्छा, दूसरा, हार्ट में ये चैम्बर है, ये हो गया साइनस विनोसस।
साइनस विनोसस, ये कैरेक्टरिस्टिक है। साइनस विनोसस कैरेक्टरिस्टिक है फिश का, एम्फीबिया का और रेप्टाइल का। बर्ड मैमल में कोई साइनस विनोसस नहीं होता। साइनस विनोसस ब्लड इकट्ठा करने के लिए एक चैम्बर होती है, जो ब्लड इकट्ठा करने के लिए, ब्लड कलेक्ट करने के लिए एक स्पेशल चैम्बर होती है। ब्लड कलेक्ट करने के लिए स्पेशल चैम्बर होती है साइनस विनोसस, और वो राइट साइड में खुलती है क्योंकि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसलिए राइट साइड में खुलती है साइनस विनोसस, राइट आर्टरी में खुलती है साइनस विनोसस, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये फिश, एम्फीबिया और रेप्टाइल में होती है, बर्ड और मैमल में साइनस विनोसस नहीं होती। साइनस विनोसस वाली जगह पे एक एरिया होता है जिसको ऐसे नोड बोलते हैं। हार्ट बीट यहीं से ओरिजिनेट होती है। हार्ट बीट यानी धड़कन, ऐसे हार्ट बीट होती है, धड़कन होती है। तो हार्ट बीट जो होती है वो ऐसे नोड से स्टार्ट होती है। ऐसे नोड एम्फीबिया में भी थे, रेप्टाइल में भी आ गए, एम्फीबिया में भी है, रेप्टाइल में, फिश में नहीं थे जो। तो ऐसे नोड एम्फीबिया में और स्टार्ट हो गए, रेप्टाइल में भी है। फिश का तो कोई फिक्स डाटा नहीं है, देखना पड़ेगा फिश में है या नहीं है, क्योंकि ऐसे नोड से अगर हार्ट बीट स्टार्ट होता है, ऐसे हार्ट को मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं हार्ट बीट ऐसे नोड में ओरिजिनेट हो, ब्रेन की वजह से हार्ट बीट ओरिजिनेट हो तो उसको न्यूरोजेनिक बोलते हैं। क्योंकि हम बोलते हैं वर्टिब्रेट का हार्ट और मोलस्क का हार्ट मायोजेनिक होता है, और बाकी के जितने भी इनवर्टिब्रेट है जहां हार्ट होगा वो न्यूरोजेनिक होगा, ब्रेन की वजह से होगा, ब्रेन कंट्रोल कराएगा, हार्ट बीट ब्रेन से ओरिजिनेट होगा। तो मायोजेनिक हार्ट बीट वर्टिब्रेट मिलती है और मोलस्क के अंदर मिलती है। तो ऐसे नोड से वो हार्ट बीट स्टार्ट होती है। तो लेकिन ये ऐसे नोड मिल जाएगा। चलो, हार्ट के अंदर ऐसे ऐसे फोल्ड होती है, उनको पैपिलरी मसल बोलते हैं। हार्ट के अंदर फोल्ड होती है, उनको पैपिलरी मसल बोलते हैं। पैपिलरी मसल नहीं होती है, रेप्टाइल के अंदर नहीं होती है। पैपिलरी मसल रेप्टाइल में नहीं होती है, फोल्ड होती है हार्ट के अंदर, मसल मस्कुलर फोल्ड होती है। तो हमारे मैमल में हार्ट है, वुमेन के हार्ट में पैपिलरी मसल है, लिजार्ड में नहीं है। इसके अलावा डबल सर्कुलेशन होगा, डबल सर्कुलेशन होगा, वो तो एम्फीबिया में स्टार्ट हो गया था। ऐसे हार्ट होगा, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड का ब्लड कहा जाएगा, अच्छा ब्लड है ऑर्गन हो जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। राइट साइड का खराब ब्लड कहा जाएगा, लंग्स को जाएगा, फिर लेफ्ट में आ जाएगा। यही तो पढ़ते हैं, लेफ्ट साइड का ब्लड अच्छा है इसलिए ऑर्गन को गया, फिर हार्ट में आ गया। राइट साइड का खराब ब्लड है इसलिए लंग्स को गया, ऑक्सीजन लेके फिर लेफ्ट में आ गया। तो हमने कहा एक रूट तो है हार्ट ऑर्गन हार्ट, इसको बोलते सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। दूसरा हार्ट लंग हार्ट, यह है पल्मोनरी सर्कुलेशन। दोनों को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ब्लड का एक फ्लो लंग की तरफ है, उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। ब्लड का एक फ्लो ऑर्गन की तरफ है, इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलेंगे। दोनों का डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। जहां पे भी चैम्बर दो से ज्यादा हो जाती है, लेफ्ट और राइट साइड की चैम्बर बन जाती है, तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट में होता है, राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जहां पे भी लेफ्ट और राइट साइड बन जाती है वहां ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड सेपरेट हो जाता है, और जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होगा वहां पे डबल सर्कुलेशन होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा ऑर्गन को, राइट, और डीऑक्सीजनेटेड जाएगा लंग्स को। तो इस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा ऑर्गन को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स को, तो डबल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा ब्लड की मिक्सिंग जरूर होगी, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट है रेप्टाइल का, लेकिन बुक एनसीईआरटी में 3 चैम्बर हार्ट लिया है रेप्टाइल का, तो मिक्स ब्लड सप्लाई होगा। लेकिन बिल्कुल 4 चैम्बर है क्रोकोडाइल के अंदर। क्रोकोडाइल में कोई मिक्सिंग नहीं है ब्लड की जो है, क्योंकि पूरी 4 चैम्बर है,
आर्टरियल भी दो है, वेंट्रिकल भी दो है, लेफ्ट और राइट। तो ये इसका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। रेप्टाइल का जो है, क्रोकोडाइल का भी हो गया। चार से अंदर पूरी दिखा दोगे तो क्रोकोडाइल का हो गया, तीनों मगरमच्छ जो है। और ये छेद दिखा दोगे तो बाकी के रेप्टाइल का हो गया, लिजार्ड, स्नेक, इनके अंदर। अच्छा, यानी क्रोकोडाइल का ब्लड का सर्कुलेशन हमारे जैसा है। हमारे अंदर बिल्कुल ऐसा ब्लड है, लेफ्ट का रहता है ऑर्गन को, राइट में जाता है लंग्स को। तो वो हमारे वाला सर्कुलेशन क्रोकोडाइल में है। सर्कुलेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया। और इसके आरबीसी वही एम्फीबिया, रेप्टाइल, फिश, सबके आरबीसी कैसे होते हैं? मैमल को छोड़ के जितने भी वर्टिब्रेट है सबके आरबीसी होते हैं ओवल, बाइकन्वेक्स, बता रखे मैंने। मैमल को छोड़कर सबके आरबीसी होते हैं ओवल और बाइकन्वेक्स। और ऑर्गेनली होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट, सारी ऑर्गेनली होगी, ओवल बाइकन्वेक्स शेप होगी। मैमल को छोड़ दो और सब जगह से ही होता है। ये था सर्कुलेटरी सिस्टम जो। अच्छा, इसके नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, नर्वस सिस्टम इसका कैसा होता है? क्रेनियल नर्व कितनी होती है? क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर होंगी। रेप्टाइल, बर्ड, मैमल तीनों में क्रेनियल नर्व 12 पेयर होती है। अब रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में अगर क्रेनियल नर्व 12 पेयर है, उनके नाम बताओ। तो मैंने फिश के अंदर 10 पेयर क्रेनियल नर्व कराई थी मैंने, जो सिर्फ 2 पेयर क्रेनियल नर्व एक्स्ट्रा आई हैं रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में। जो नर्व्स का नाम मैंने करवाया था कार्टिलेजिनस फिश में, वही सेम 10 पेयर नर्व बोनी फिश में होती है, वही 10 पेयर नर्व्स एम्फीबिया में होती है। लेकिन रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में 12 पेयर क्रेनियल नर्व है, उनका नाम क्या है? 2 एक्स्ट्रा आ गई। एक का नाम है एक्सेसरी स्पाइनल और दूसरी है हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल टंग को सप्लाई होती है, एक्सेसरी स्पाइनल नेक को सप्लाई होती है। एक्सेसरी स्पाइनल नर्व नेक को जाती है और हाइपोग्लोसल नर्व टंग या जीभ को जाती है। तो ये क्रेनियल नर्व्स थी जो है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं, नर्वस सिस्टम हो गया जो इसका, जो ब्रेन के बाहर मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन अराउंड, मेम्ब्रेन आउटसाइड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उनको बोलते हैं मेनिंजेस। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर नर्व्स होती है, उनको बोलते हैं मेनिंजेस। जो नर्व्स, सॉरी मेम्ब्रेन होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर मेम्ब्रेन होती है, मेनिंजेस बोलती है। 3 मेनिंजेस के नाम बताओ। सबसे बाहर वाली होती है डूरामीटर, ये आउटर है। बीच वाली होती है अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन, अंदर वाली होती है पायोमीटर। 3 मेम्ब्रेन होती है हमारे अंदर। लेकिन चाहे फिश हो, चाहे एम्फीबिया हो, चाहे रेप्टाइल हो, 2 होती है। एक डूरामीटर होती है और एक, इनकी एक ही मेम्ब्रेन बन जाती है, पाया अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन। पाया मतलब पायोमीटर, अरेक्नॉइड दोनों। पाया इसका नाम ले लिया, अरेक्नॉइड ये हो गया। पाया अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन जो होती है, 2 ही मेम्ब्रेन होती है। फिश हो, एम्फीबिया हो, रेप्टाइल हो, इनमें 3 मेम्ब्रेन नहीं होती, 3 मेनिंजेस नहीं होती, 2 मेनिंजेस होती है, डूरामीटर, एक पाया अरेक्नॉइड। जो इसके अंदर भी ऐसे एक मेनिंजेस है जो है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं, ये तो थी मेनिंजेस। नर्वस सिस्टम में ये थे। अब लेंगे इसकी मेटानेफ्रिक किडनी। मेटानेफ्रिक किडनी होगी इसमें। रेप्टाइल, बर्ड, मैमल तीनों में मेटानेफ्रिक किडनी है।
मेटानेफ्रिक किडनी कैसी होती है? ये लिजार्ड है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये क्लोकल अपर्चर है। ये किडनी है, नीचे की तरफ होगी, मेटानेफ्रिक किडनी नीचे की तरफ होती है, और ये यूरेटर हो गया, ये यूरिनरी ब्लडर हो गया, यूरिनरी ब्लडर, ये यूरेटर, ये किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी। अब बताओ इनके अंदर फ्रो के अंदर यूरेटर, फ्रो के अंदर क्या था? यूरेटर यूरिन भी लेके जाता, स्पर्म भी लेके जाता था। यूरेटर तो ये टेस्टिस होते थे, ये टेस्टिस यहां होते थे, तो टेस्टिस के स्पर्म भी यूरेटर से जाते थे और यूरिन भी जाता था। ऐसे इसमें ऐसा नहीं है, इसमें चाहे मेल हो या फीमेल हो, यूरिन जाएगा। यूरेटर सिर्फ यूरिन को लेके जाएगा, मेटानेफ्रिक किडनी है, यूरेटर सिर्फ यूरिन को लेके जाएगा। फ्रोक की तरह से यूरिन और स्पर्म दोनों नहीं लेके जाएगा, फ्रोक में यूरिन स्पर्म दोनों लेके जाता है यूरेटर, यहां सिर्फ यूरिन लेके जाएगा। और ये क्लोका है। रेप्टाइल में यूरिनरी ब्लडर सांपों में नहीं होगा, स्नेक में एब्सेंट होगा यूरिनरी ब्लडर, वरना यूरिनरी ब्लडर मिलेगा फ्रोक की तरह से। हो गए? अगर मैं यहीं पे इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना चाहूं तो क्या करूंगा? ये टेस्टिस, ये हो गया वैज डिफरेंस, टेस्टिस वैज डिफरेंस, टेस्टिस से वैज डिफरेंस स्टार्ट होता है। लेकिन अरे लाइट बंद कर दो, सुन सारे जो है, लाइट बंद कर दो सारे जो है। तो टेस्टिस जो होते हैं, उससे वैज डिफरेंस चलता है। वैज डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है? टेस्टिस से वैज डिफरेंस चलता है, वैज डिफरेंस का दूसरा नाम है वोल्फियन डक्ट। फीमेल में ओविडक्ट का नाम मुलेरियन डक्ट था, कार्टिलेजिनस फिश में ओविडक्ट का दूसरा नाम मुलेरियन डक्ट था। यहां पे वैज डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्फियन डक्ट है। अब बताओ वोल्फियन डक्ट क्या लेके जाता है? स्पर्म लेके जाता है या यूरिन भी लेके जाता है? वैज डिफरेंस ओनली स्पर्म, सिर्फ स्पर्म लेके जाएगा, यूरिन नहीं लेके जाएगा। यूरेटर यूरिन लेके जाएगा। तो ये तो एक तो हो गया, ये तो मेल हो गया, मेल लिजार्ड हो गई। और फीमेल लिजार्ड लेना, ये तो होगा मेल लिजार्ड, मेल। फीमेल लिजार्ड लो, मेल लिजार्ड, फीमेल लिजार्ड। फीमेल लिजार्ड में क्या बोलेंगे? वही एलिमेंट्री का नाम, ये एलिमेंट्री का नाम है भाई। एलिमेंट्री का नाम वही, किडनी, यूरेटर सेम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम सेम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ओवरी, और ये ओविडक्ट, वही सब कुछ है। क्लोका उसी को तो बोलते हैं जिसके थ्रू किडनी का यूरिन बाहर आए, ओवरी का एग बाहर आए, टेस्टिस का स्पर्म बाहर आए, और खुद एलिमेंट्री कैनाल का फेसिस बाहर आए। 3 काम होते हैं क्लोका के। क्लोका के 3 काम होते हैं। लैट्रिन बाहर आता है जिसको फेसिस बोलते हैं, यूरिन बाहर आता है, स्पर्म और एग बाहर आता है, गैमेट बाहर आता है, उसी तो क्लोका बोलते हैं। क्लोका होते, क्लोका कहां नहीं होते? मैमल में नहीं होते और बोनीफिश में नहीं होते।
बोनीफिस, एक कार्टिलेज थी काइमेरा, बोनीफिस में एनएस है, एक कार्टिलेज है काइमेरा, उसमें एनएस है। बोनीफिस में एनएस है, एक कार्टिलेज है काइमेरा, उसमें एनएस है, और मैमल में एनएस है, और सब में क्लोका होता है। तो एम्फीबियन में ऐसे ही दिखाया था, वही रेप्टाइल में दिखा रहा है, वही बर्ड में दिखाई कि किस तरह से यूरिन किडनी का बाहर आ रहा है, किस तरह टेस्टिस ओवरी के गैमेट बाहर आ रहे हैं, किस तरह से फेसिस बाहर आ रहा है क्लोका के थ्रू। क्लोका होता है, क्लोका इस डायग्राम में मालूम पड़ रहा है क्लोका है, और तीनों चीजें इसके थ्रू बाहर आई हुई जो है क्लोका के थ्रू बाहर आई हुई है। तो ये हो गया, इसका रिप्रोडक्शन कैसे होगा, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके लिए लिजार्ड के अंदर रिप्रोडक्शन करा रहा हूं और कहीं नहीं करा रहा हूं। रिप्रोडक्शन इन लिजार्ड कैसे होगा, रिप्रोडक्शन लिजार्ड में जो है, लिजार्ड में एक स्पेशल ऑर्गन होता है, नाम है हेमीपिंस या हेमीपेनिस, आधा पेनिस। पेनिस कैरेक्टरिस्टिक मैमल का है, लेकिन इनके अंदर लिजार्ड और स्नेक में हेमीपिंस मिलते हैं। हेमीपिंस गैमेट ट्रांसफर करने में काम करते हैं। हेमीपिंस के बारे में पढ़े, क्या होते हैं हेमीपिंस? हेमीपिंस के बारे में सुनो क्या होते हैं। ये पॉकेट लाइक भी होते हैं और रोड लाइक भी होते हैं। जब इसको स्पर्म ट्रांसफर करना है तो ये रोड जैसे है, जब ये नॉर्मल है तो पॉकेट जैसे है, नॉर्मली पॉकेट जैसे है, तो स्पर्म ट्रांसफर करना है तो रोड जैसे है। ये इरेक्टाइल है। वुमेन का पेनिस काफी छोटा होता है, लेकिन सेक्सुअल एक्साइटमेंट के बाद में काफी बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इरेक्टाइल है। इरेक्टाइल का मतलब साइज में बड़ा हो जाना है, इरेक्ट होना बोलते हैं, जो इरेक्ट होना, साइज में बड़ा होना। तो वुमेन का पेनिस भी इरेक्टाइल है, ये भी इरेक्टाइल है। वुमेन का पेनिस इरेक्टाइल है, तो किस तरह से इरेक्टाइल होता है? क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, इसमें भी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। जैसे ही ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी, हेमीपिंस के अंदर जैसे ही ब्लड जाएगा वो साइज में बड़ा हो जाएगा। कहां होता है ये होता है क्लोका के दोनों तरफ। कहां होता है? ऑन बोथ साइड ऑफ क्लोका। हेमीपिंस क्लोका के दोनों तरफ होते हैं। हेमीपिंस क्लोका के दोनों तरफ होते हैं। क्लोका के दोनों तरफ हेमीपिंस होते हैं। इसके भी दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट होता है ग्लैंस, नीचे स्टाक है। वुमेन के पेनिस का भी टिप पार्ट ग्लैंस ही होता है, इसको भी हमने ग्लैंस कहा है। एक स्टाक या डंडा होता है। पेनिस के ऊपर ऐसे दरार होती है जिनको बोलते हैं सल्कस। ये ग्रूव होते, दरार होती है। हेमीपिंस के ऊपर ग्रूव या दरार होती है। फिर मैं बोल रहा हूं कैसे होगा, देखो कोपुलेशन कैसे होगा। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को बोलते हैं कोपुलेशन। कोपुलेशन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को बोलते हैं। कोपुलेशन कैसे होगा इनमें? दोनों लिजार्ड में कोपुलेशन कैसे होगा? पीछे से अटैच हो जाएंगे, मेल और फीमेल पीछे से अटैच हो जाएंगे, और हेमीपिंस अंदर डाल देगा हेमीपिंस को, और स्पर्म अंदर चले जाएंगे। दो रेप्टाइल एक दूसरे से पीछे अटैच हो गई, हेमीपिंस ने स्पर्म भेज दिया अंदर। यही काम होता है पेनिस का, स्पर्म ट्रांसफर करना। इसके जो दरार है, सल्कस है, उसमें से स्पर्म आएंगे और अंदर चलेंगे। ये बड़ा हो जाएगा साइज में, और ऐसे भेज देंगे। फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। तो बताओ कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है या इंटरनल है रेप्टाइल के अंदर? फ्रॉग में भी ऐसा ही होता है, लेकिन पानी में जाके गिरते थे। पानी में इंटरनल
पानी में फर्टिलाइजेशन था कौन सा था? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था फ्रो के अंदर, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हेमीपेनिस जब नाम ही आ रहा है उसका काम ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। वुमेन में पेनिस आ गया तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए है, स्पर्म अंदर ट्रांसफर करने के लिए, ताकि अंदर गैमेट जुड़े। अभी तक देखो कहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आया, जहां से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। हेमीगोडेट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यूरोगोडेट एक्सटर्नल, सिफेलोगोडेट एक्सटर्नल, साइक्लोस्टोम एक्सटर्नल, कार्टिलेजिनस फिश इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, विविपारस थी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन था। फिर बोनीफिश एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एम्फीबिया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिस और रेप्टाइल बर्ड मैमल में कार्टिलेज फिश की तरह से इंटरनल फर्टिलाइजेशन, रेप्टाइल बर्ड मैमल में कार्टिलेजिनस फिश की तरह से इंटरनल फर्टिलाइजेशन, गैमेट अंदर जुड़ेंगे, लेकिन वो जो गैमेट जुड़ के जायगोट बनेगा वो अंडे के रूप में बाहर आ जाएगा, इसलिए ओविपेरस भी हो गया। रेप्टाइल इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओविपेरस से बाहर आ जाएगा। रेप्टाइल बर्ड मैमल की, रेप्टाइल की बात करें तो गैमेट अंदर जुड़े हैं, लेकिन तब कितना बाहर आ गया, ओविपेरस है। जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनको भी ओविपेरस ही बोलते हैं, फ्रॉग को बोलते हैं ओविपेरस। स्पर्म एग बाहर जुड़ेंगे तो स्पर्म एग पानी में गिरे, वो भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और स्पर्म एग बॉडी के अंदर जुड़े, स्पर्म एग बॉडी के अंदर जुड़े और तब कितना बाहर आ जाए तो भी ओविपेरस बोलेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद तब कितना बाहर आए तो भी ओविपेरस एनिमल है। गैमेट ही बाहर जुड़े, बाहर ही गिर जाए, वो भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो ये था इसका सिस्टम, एक्सक्रीटिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो भी ओविपेरस एनिमल होते हैं, अंडा, ऐसे एग को क्या बोलते हैं जिसमें ये बच्चा है, ये एग है, कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग है, इनको बोले क्लिडोइक एग। जिस एग में कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग हो उसको क्लिडोइक एग बोलते हैं। तो क्लिडोइक एग होते हैं किसके? जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग हो तो क्लिडोइक एग बोलते हैं। क्लिडोइक एग होते हैं किसके? रेप्टाइल्स के। और क्योंकि बच्चा अंदर है, इस एग के अंदर बच्चे को जिंदा रहना है, बाहर से खाना नहीं मिलेगा, अंदर ही सब कुछ लेना है। इसलिए ऐसे जो एग होते हैं जिसमें अंदर बच्चा होता है वो एग कहलाता है मेगालेसिथल। मेगालेसिथल मतलब मोर योक। मुर्गी का अंडा खाया होगा, सफेद सफेद होता है वो तो होती है अल्बुमिन प्रोटीन, पीला पीला अंदर जो सेंटर होता है वो तो योक होता है। जितने भी अंडे होते हैं ओविपेरस एनिमल के, उनमें योक बहुत ज्यादा होता है, मेगालेसिथल एग कहलाते हैं जिसमें योक ज्यादा होता है। क्लिडोइक एग होता है कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग प्रोटेक्शन देगा, और योग बहुत ज्यादा होगा इसमें योग क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि फूड बाहर से तो मिलेगा नहीं, फूड यहीं से लेना है उसको, फूड उसको यहीं से लेना है, इसलिए फूड यहीं से लेना है, इसलिए योग ज्यादा होगा उसमें। मेगालेसिथल एग होता है रेप्टाइल्स का, क्योंकि बाहर से खाना नहीं लेना, अंदर से खाना लेना है एग को, उस बच्चे को। तो मेगालेसिथल एग है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, लेकिन ओविपेरस से बाहर आ जाएगा, और योग बाहर एग में बहुत ज्यादा है फूड देने के लिए। और तो और रेप्टाइल्स के अंदर स्किन कैसी होती है? स्किन कैसी होती है रेप्टाइल्स की जो है? तो हम बोलेंगे स्किन में स्केल होते हैं या स्क्यूट होते हैं। स्केल तो पढ़े, एपिडर्मल स्केल मिलेंगे, एपिडर्मल स्केल, स्किन के ऊपर एपिडर्मिस जो होती है उस पर स्केल मिलेंगे, और जो स्क्यूट थोड़े मोटे होते हैं, हार्ड होते हैं, स्केल थोड़े कम हार्ड होते हैं, स्क्यूट ज्यादा हार्ड होते हैं। जो जैसे कछुए के ऊपर जो हार्ड कवरिंग है उस पर स्क्यूट होते हैं, जो स्क्यूट थोड़े से ज्यादा हार्ड होते हैं, स्केल कम हार्ड होते हैं, ये मिलते हैं। ग्लैंड तो मिलेगी नहीं इनके अंदर, स्ट्रेटिफाइड मिलेगा, जो
एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस जो है वो स्ट्रेटिफाइड मिलेगा। स्ट्रेटिफाइड का मतलब मल्टीलेयर्ड एपिडर्मिस है और स्किन उतरती रहती है, जिसको बोलते हैं मोल्टिंग या कास्टिंग या एग्लाइसिस। पूरी की पूरी स्किन उतरती है। सांप की देखी होगी, सांप की कवरिंग पूरी उतर जाती है। सांप की केचुली बोलते हैं, गांव में क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं स्किन उतरने को? मोल्टिंग, कास्टिंग या एग्लाइसिस। इसकी स्किन कास्टिंग शो करती है, गिरती रहती है। इसकी स्किन कास्टिंग शो करती है, गिरती रहती है। और स्केल भी गिर जाते हैं, जो नीचे से नए स्केल बनेंगे ऊपर से गिर जाएंगे। तो इस तरह से मैं बोलूंगा कि स्किन होती है इस लिजार्ड की जो है, मतलब रेप्टाइल्स की जो है, और कैरेक्टरिस्टिक रेप्टाइल के कंटिन्यू है। तो अगले लेक्चर में आगे देखेंगे और रेप्टाइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। नहीं कुछ नहीं कह रहे।